नमस्कार दोस्तों, अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर रहा है। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 रीजन जिसकी वजह से मार्केट फॉल कर रहा है और आगे रिकवरी की क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रीजन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि FIIs मार्केट से बाहर क्यों जा रहे हैं। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी काफी टाइम से बहुत अच्छे ग्रोथ फेज में था, लेकिन कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स है जो अब अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। अभी के लिए FIIs के लिए ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन प्रेशर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब क्योंकि FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा एक प्रिडिक्टेबल और एक स्टेबल मार्केट को प्रेफर करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट में हाइक हुआ है और मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस गाजा के बीच में वॉर चल रहा है और कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज चेंज होने की वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी रिस्की मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वो एक सेफ मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि चाइना। वहाँ का स्टॉक मार्केट और कंट्री काफी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इंडियन स्टॉक मार्केट से FIIs के जाने के बाद क्या होगा? देखो, जब भी FIIs सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का इम्पैक्ट पड़ता है और स्टॉक प्राइस भी फ्लक्चुएट करती है। सेक्टर्स जिसमें FIIs ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब फाइनली सवाल ये आता है कि FIIs के जाने से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड करके शॉर्ट टर्म में होने वाली वॉलेटिलिटी को यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस या फिर एवरेज कर सकते हो। आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं ये जनरली साइक्लिकल होते हैं, जो हर 10-15 साल के साइकिल में आते जाते रहते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफी पॉजिटिव है। ये था रीजन नंबर 1 जिसकी वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 2 जिसकी वजह से मार्केट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से भी मार्केट फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन नंबर 2 है वीक कंपनी प्रॉफिट्स इन रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स। दोस्तों, अधिकतर कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो रिसेंटली आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए हैं। काफी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लोअर साइड में दिख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल बन गया है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो मार्केट क्या उससे कंटिन्यूअसली फॉल करेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक प्राइस और कंपनी का प्रॉफिट क्लोजली लिंक्ड होते हैं। जब भी एक वीक रिजल्ट आता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि तो आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ स्लो रहने वाली है और फिर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स सेल करना स्टार्ट करते हैं और ये सेल ऑफ की वजह से मार्केट में जो है फॉल स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर सोचते हैं कि अगर उनके कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं तो मार्केट की प्राइस भी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। इस वजह से वो अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और ये पैनिक सेलिंग शॉर्ट टर्म करेक्शन ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडसइंड बैंक 25 अक्टूबर 2024 इंडसइंड बैंक का शेयर्स एक दिन में 19% तक फॉल कर गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स। इंडसइंड बैंक का रेवेन्यू और प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड था उस टारगेट को वो मीट नहीं कर पाया। अर्निंग एक्सपेक्टेशन से कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट हुआ और इस वजह से शेयर में एकदम से सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया और सुबह आधे घंटे के अंदर वो शेयर 20% तक लोअर सर्किट मार चुका था। तो ये थे पहला और दूसरा रीजन, जिसमें पहला रीजन था FII अपने मार्केट से जा रहे हैं, दूसरा रीजन वीक क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 3 जिसकी वजह से अभी मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर रीजन नंबर 3 है US इलेक्शन मैटर फॉर ग्लोबल मार्केट। देखो, US के अंदर 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन होने वाले हैं और वो ग्लोबल मार्केट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। चलिए समझते हैं कि US इलेक्शन ग्लोबल मार्केट के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, US दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उनकी पॉलिसीज, चाहे वो ट्रेड हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इकोनॉमिक डिसीजंस हो, ग्लोबल मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। जब US में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ के इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो अनसर्टेनिटी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। देखो, यहाँ पर USA की पॉलिसीज इंडिया के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया और USA के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड्स, कॉर्पोरेट वर्क और बिजनेस लिंक्ड है। तो इस बीच इंडियन इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए जिससे आपको भारी नुकसान ना हो। तो USA का इलेक्शन था रीजन नंबर 3। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4
तो यहाँ पर रीजन नंबर 4 और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है वो है मिडिल ईस्ट के बीच में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वॉर। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन बनी हुई है वो इजराइल और गाजा के बीच में चल रहे वॉर की वजह से है और इनकी वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की इनस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट इंडिया के साथ पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला और मेजर इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइस पर। मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोडक्शन के लिए एक सबसे बड़ा हब है और अगर इसी बीच वॉर बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। क्रूड ऑयल की प्राइस हाई होने का मतलब है इंडिया जैसी कंट्री के लिए चैलेंजेस बढ़ जाना, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनीज और उनके शेयर प्राइस पर पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ONGC और ऑयल इंडिया के शेयर का प्राइस 40% तक फॉल कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, जिसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो रहे इजराइल वर्सेस गाजा के बीच हो रहे वॉर के कारण है। देखो हायर ऑयल प्राइस से पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है जो ट्रांसफरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, जिससे कंपनी के प्रॉफिट पर प्रेशर पड़ता है और फिर रिजल्ट के थ्रू स्टॉक की प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल रूट पर भी पड़ता है। तो जो कंपनी लॉजिस्टिक और शिपिंग से रिलेटेड है जैसे की कोचिंग शिपयार्ड या मैजडॉक, इन दोनों शेयर्स की भी अगर आप बात करोगे तो ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास ये फॉल कर चुका है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर का रीजन है। इसकी वजह से ऑयल प्राइस काफी बढ़ रहा है। तो इस वजह से इजराइल और गाजा के बीच में हो रहे वॉर का इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ रहा है। तो अभी के लिए अगर आप ONGC, ऑयल इंडिया, मैजडॉक या कोचिंग शिपयार्ड जैसे शेयर्स में इन्वेस्टेड हो तो ये वॉर का इम्पैक्ट आपको कंटिन्यूअस शेयर के ऊपर देखने को मिलेगा जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। अब आता है लास्ट और पांचवा रीजन जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अभी करंटली फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर पांचवा नंबर का रीजन है हाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब सीधा सीधा सा है, यहाँ पर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी PE रेशो काफी हाई पर ट्रेड कर रहा है और काफी शेयर्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी एक्सपेंसिव है। देखो ये हाई प्राइस का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को एक शेयर को बाय करने के लिए हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है और अगर उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ स्लो हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट रिटर्न्स पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि मार्केट ने फ्यूचर ग्रोथ पहले ही कर ली है, तो कंपनी अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखा पाती है तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली फॉल करता है और अभी स्टॉक मार्केट के अंदर करंटली यही हो रहा है। स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, एज पर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं आ रहे हैं, जिससे स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब मार्केट एक्सपेंसिव हो तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स में बहुत केयरफुली और बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसमें आपको फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करना होता है। तो दोस्तों मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, तो ये 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से अभी इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। पहला रीजन, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से जा रहे हैं। दूसरा रीजन, वीक प्रॉफिट इन रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स। तीसरा रीजन, US इलेक्शन। चौथा रीजन, मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर। और पांचवा रीजन जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, हाई वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये 5 रीजन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ से रिकवरी कब पॉसिबल है। अब देखो यहाँ से रिकवरी तभी पॉसिबल होगी जब एक बार US इलेक्शन निकल जाए, जो कि 5 नवंबर 2024 को होने वाले हैं, और FII फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करे और इजराइल और गाजा के बीच में कहीं ना कहीं जो वॉर चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ से आप एवरेज कर सकते हो, डिप में और बाइंग कर सकते हो और एक अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मार्केट को लेकर क्या व्यू है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।